जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं बायोलॉजी की दोस्तों सेकंड क्लास। और ये लोगों की दोस्तों हमारी 80 क्लास होने जा रही है, जिसमें दोस्तों अभी तक हमने पूरी थ्योरी क्लास को दोस्तों पेज बाय पेज कंप्लीट कर लिया है। तो एक बार सभी प्यारे और जल्दी से जा जाइएगा। आप लोगों की दोस्तों क्लास का समय स्टार्ट हो चुका है। रात को 8 बजे दोस्तों आपको टीचिंग विद्यानंद चौहान चैनल पर येलो बुक का दोस्तों पेज बाय पेज कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया जाता है। और हम दोस्तों अंतिम छोर पर चल रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने कल की क्लास में दोस्तों बायोलॉजी के बारे में जाना, बायोलॉजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जाना, तो आज हम दोस्तों उसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। और आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्किन यानी कि दोस्तों त्वचा के बारे में। त्वचा का रंग किस कारण से दोस्तों गोरा या काला होता है, इस सारी चर्चा दोस्तों आपकी इस वीडियो में होने वाली है। तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को विदाउट स्किप किए शुरू से कंप्लीट जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों ये क्लास दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपके इस क्लास में दोस्तों एक एक बताया गया प्रश्न, एक एक बताई गई बात आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों अक्सर आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, आपके बायोलॉजी से मोस्टली क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। जो लोग अभी तक क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं, उनको एक बार आप इस वीडियो को शेयर करके उन लोगों को वहाँ तक सूचना पहुँचा दीजिएगा कि क्लास का जो समय है दोस्तों वो 8 बजे आप लोगों का रहता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम बात करते हैं अपने सीधे टॉपिक पर। हमने कल की क्लास को यहीं से ऑफ किया था, वहीं से दोस्तों आपकी क्लास पुनः स्टार्ट हो रही है। त्वचा त्वचा क्या होती है दोस्तों? त्वचा में दोस्तों एक मेलानिन नामक वर्णक होता है, जिसके कारण दोस्तों हमारा शरीर का रंग पता चलता है कि हम गोरे हैं, काले हैं या दोस्तों सांवले हैं। एक दोस्तों एक मेलानिन पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, जो कि हमारी बॉडी में दोस्तों उपस्थित रहता है, जिस कारण दोस्तों हमें वह नेचुरल रंग प्रदान करता है, नेचुरल कलर प्रदान करता है। ये किस कारण होता है त्वचा का रंग? मिलेनिन के कारण। मिलेनिन के कारण ही दोस्तों त्वचा का रंग पता चलता है। क्लियर? अगला पॉइंट, मिलेनिन की अनुपस्थिति में त्वचा सफ़ेद दिखाई देती है। यानी कि दोस्तों जो लोग कहते हैं ना कि अरे भाई वो तो बिल्कुल दूध के समान गोरा है, दूध के समान गोरा है, तो दोस्तों वो क्यों गोरा है? क्योंकि दोस्तों उसकी बॉडी में मिलेनिन की उपस्थिति नहीं होती है। मिलेनिन दोस्तों होता ही नहीं है, यानी कि मिलेनिन की अनुपस्थिति में त्वचा हमें दोस्तों सफ़ेद दिखाई देती है। जो आप लोगों ने देखा होगा, जो इंग्लैंड वगैरह के जो फॉरेनर आते हैं हमारे, जैसे कि आपके आगरा का ताजमहल देखने हुए, आपका लाल किला हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों फॉरेनर, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले लोग, वो दोस्तों इतने गोरे होते हैं कि उनका मुंह भी देखो दोस्तों लाल दिखाई देता है, लाल कलर का, इतने गोरे होते हैं, बिल्कुल दोस्तों वाइट कलर के होते हैं। तो क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों उनकी बॉडी में मेलेनिन की अनुपस्थिति होती है, मेलेनिन नहीं होता है, और होता भी है तो बिल्कुल दोस्तों कम मात्रा में होता है, जिस कारण उनका रंग जो है, त्वचा जो है बिल्कुल सफ़ेद दिखाई देती है। ये दोस्तों क्या होता है? एक रंजकहीनता होती है, जिसको एल्बिनिज्म बोलते हैं, एल्बिनिज्म बोलते हैं, रंजकहीनता। यानी कि मेलानिन की अनुपस्थिति के कारण, रंजकहीनता के होने की वजह से हमें दोस्तों त्वचा सफ़ेद दिखाई देती है। क्लियर? कोई डाउट? यदि आपसे कोई पूछे कि भैया मैं काला हूँ, क्यों काला हूँ, तो बता सकते हो कि आपकी बॉडी में मेलानिन है। और कहे कि मैं गोरा हूँ, मैं काला ही नहीं, तो आपकी बॉडी में मेलानिन नहीं है। मानव शरीर के तंत्र के बारे में चलेंगे, सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी के बारे में, जो कि दोस्तों हम अपना जो खाना खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वो दोस्तों कहाँ जाता है, कैसे पचता है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मानव का पाचन तंत्र, ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो क्या होता है दोस्तों? मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से प्रारंभ होता है। हम मुख में दोस्तों निवाला डालते हैं, चबाना स्टार्ट करते हैं, और है दोस्तों जाते जाते चबाते चबाते यह छोटी आंत तक जारी रहता है। हमारा जो भोजन होता है वो मुख द्वार से स्टार्ट होता है और अंततः जाके छोटी आंत में रुक जाता है। कहाँ पर दोस्तों? छोटी आंत में। जहाँ पर दोस्तों लार में हमारा कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम दोस्तों आपके जितने भी हैं आपको याद रखने होंगे। लार में दोस्तों कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आप लोगों को बताना होगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर एक कोई नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है, तो ज़रा उसमें सुधार किया जा रहा है। जैसे ही सुधार मिलता है भी आपको इन्फॉर्म करता हूँ। चलिए चलिएगा दोस्तों, लार में दोस्तों एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉयलिन एंजाइम पाया जाता है। कौन सा दोस्तों? याद रखिएगा, टॉयलिन एक एंजाइम होता है जो दोस्तों हमारी लार में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, यदि हमारे मुंह की लार सूख गई तो आप दोस्तों खाना चबा के निगलने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपके मुंह में जो लार होता है,
जो लार्स होता है वो खाने को दोस्तों क्या कर देता है, खाने को दोस्तों लबलबा कर देता है, जिससे दोस्तों हमें भोजन चबाने में, खाने में, लीलने में आसानी होती है। और भोजन में उपस्थित मंड जिसको बोलते हैं स्टार्च, यह दोस्तों माल्टोस में उसको तोड़ देता है। किस में दोस्तों है, माल्टोस में। और जो हमारे दोस्तों अनाज होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें कौन सा एंजाइम होता है, जैसे आपका चना हुआ, गेहूं हुआ, बाजरा हुआ, जितने भी दोस्तों आपके खाने वाले खाद्य पदार्थ हुए हैं, उनमें कौन सा एंजाइम होता है, माल्टोस एंजाइम होता है। कौन सा होता है, माल्टोस, याद रखिएगा। तो लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो टाइलिन एक एंजाइम होता है जो कि हमारे लार में पाया जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा, अगला पॉइंट है कि लार में उपस्थित लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। एक दोस्तों लार में उपस्थित होता है लाइसोजाइम। और हमारे दोस्तों जो आंख में आंसू आते हैं वो किसके कारण आते हैं, आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जब हम रोते हैं तो हमारे आंख से क्या निकलते हैं, आंसू निकलते हैं। तो आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है बताएंगे आप सभी लोग। तो लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है हमारी आंखों में। तो लाइसोजाइम जो होता है एक एंजाइम, ये दोस्तों भोजन में उपस्थित जो हमारे हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको दोस्तों ये नष्ट करता है। एग्जामिनर बहुत चालाक होता है, कभी कभी एग्जामिनर हमसे घुमा के प्रश्न करता है और हमें लगता है कि प्रश्न तो बुक में था ही नहीं और उसने नया क्वेश्चन पूछ दिया है। क्वेश्चन एग्जामिनर करता है कि भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को कौन सा एंजाइम नष्ट करता है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाकर नोट जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन याद रहे और आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। देखिए एग्जामिनर के मन की बात कोई नहीं जानता है, पता नहीं कब जैसा कौन सा क्वेश्चन उठा के पूछ दे। तो आपको याद रखना है, क्योंकि दोस्तों हमें अपनी तैयारी को जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर करके जाना है। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में हमें क्वेश्चन नहीं सही करना है, हमें पूरा का पूरा सिलेक्शन ही लेना है। हमें देखिए, हमें दोस्तों क्या करना है, हमें पूरा सिलेक्शन लेना है। जो भी वैकेंसी उसमें से हमें अपनी एक सीट को फाइनल करना है कि उस सीट में हमारा फाइनल नाम आ जाए। पास होना एक अलग बात है और सिलेक्शन लेना एक अलग बात है, बहुत अंतर है दोस्तों। कुछ कहते हैं भाई हम तो पास हो जाएं, ठीक भाई पास हो गए, पता चला कि आप मेरिट लिस्ट में बाहर हो गए, तो पास होना का क्या बात है, पास होना कोई बात रही, कोई बात नहीं रही भाई। क्योंकि आपका मेन मकसद क्या है दोस्तों, सिलेक्शन लेना, पास होना नहीं है, आपका मेन मकसद है सिलेक्शन लेना। तो तैयारी वो करो कि आप पास ना हो, सीधा फाइनल सिलेक्शन ही ले लें आप। पास होना अलग बात होती है, हमेशा याद रखिए। कुछ लोग तो इसी में भूले रहते हैं कि भाई हम तो पास हो जाएं यार, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो इस चक्कर में मत पड़िएगा आप लोग। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतनी तैयारी को अपने बेहतर से बेहतर बनाए रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, लाइसोजाइम जो एंजाइम होता है वो उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रास नली ओएसोफेगस पेस्टालिसिस द्वारा भोजन को मुख से आमाशय में भेजती है और ग्रास नली में कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। ग्रास नली में दोस्तों कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। अगला पॉइंट दोस्तों कह रहा है कि आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावण करती हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, जो हमारे आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथियां हैं, कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि जठर ग्रंथियां हमारे शरीर में कहाँ उपस्थित हैं, तो आमाशय में है, याद रखिएगा, जो कि जठर रस का स्रावण करती हैं। और ये दोस्तों अम्लीय होती हैं। और ये जठर रस होता जो है वो एक हल्के पीले रंग का जठर रस होता है। कैसा होता है दोस्तों, हल्के पीले रंग का होता है। और इनका जो स्वाद है, यानी कि ये अम्लीय होते हैं, खट्टे होते हैं। रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में बदल देता है। दोस्तों एग्जामिनर का द्वारा पूछा गया सभी एग्जामों में आने वाला इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, या दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो दूध में दोस्तों कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है। क्योंकि दोस्तों रेनिन जो होता है वो दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में बदल देता है। नेक्स्ट है आमाशय प्रोटीन पाचन का मुख्य स्थान होता है। आमाशय जो होता है, जो भी दोस्तों प्रोटीन ग्रहण करते हैं वो कहाँ पर पचती है, वो हमारे दोस्तों बॉडी के आमाशय में जाकर पचती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बाइल जूस, जिसको बोलते हैं दोस्तों पित्तरस। पित्तरस तो दोस्तों जो होता है वो गाढ़े हरे पीले रंग का एक क्षारीय द्रव्य होता है। यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है, जिससे अग्नाशी रस क्रिया कर सके और भोजन आसानी से पच सके। पित्तरस दोस्तों कहाँ पर स्रावित करता है, यह दोस्तों आपके यकृत में स्रावण करता है। कहाँ पर दोस्तों, यकृत में, जो पित्ताशय में संचित रहता है। और यह भोजन में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है और वसाओं का इम्लिशीकरण कर देता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है, जिसका पीएच मान 7.8 से 8.6 होता है। पीएच मान से याद आया दोस्तों, आप लोगों को पीएच मान याद करने की ट्रिक पर हम ऑलरेडी दोस्तों वीडियो बना चुके हैं।
उस वीडियो को आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। और उस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दोस्तों डाल दूंगा कि पीएच मान याद करने की ट्रिक, उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। सभी पीएच मान आपको दोस्तों चुटकियों में याद हो जाएंगे, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बेहतर और शानदार ट्रिक बताई है दोस्तों, आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक बार आप वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा कंप्लीट, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, कभी नहीं भूलोगे। केवल एक बार आप वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला पॉइंट आता है अग्नाशय रस, पैंक्रियास्टिक जूस। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों। अग्नाशय क्या है दोस्तों? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। इसमें दोस्तों अग्नाशयी रस निकलता है और अग्नाशयी रस दोस्तों हल्का क्षारी होता है, जिसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है, जो अग्नाशयी कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। इसका पीएच मान याद रखेंगे, अग्नाशय रस का पीएच मान कितना होता है? 7.5 से 8.3। नेक्स्ट पॉइंट कहता है इसे पूर्ण पाचक रस, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि को पचाने वाले एंजाइम उपस्थित होते हैं। और दोस्तों इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, क्राइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टेज, लाइपेज और भी तरीके के दोस्तों अन्य एंजाइम पाए जाते हैं। आंत्र रस हल्के पीले रंग का दोस्तों एक हल्की क्षारीय द्रव होता है, जिसका पीएच मान 7.5 से 8.0 होता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि मनुष्य लगभग प्रतिदिन कितने लीटर आंत्र रस स्रावित करता है, तो 2 से 3 लीटर जो होता है मनुष्य वो आंत्र रस स्रावित करता है। आंत्र रस में उपस्थित एंजाइम लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टेज और इरेप्सिन होते हैं। ये आपको चारों एंजाइम याद रखने होंगे, कौन कौन से? लैक्टेज, सुक्रेज, माल्टेज और इरेप्सिन एंजाइम, ये दोस्तों आंत्र रस में उपस्थित रहते हैं। माल्टेज क्या होता है दोस्तों? माल्टेज जो होता है वो दोस्तों माल्टेज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। लैक्टोज जो होता है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित कर देता है। सुक्रोज जो होता है सुक्रोज को ग्लूकोज को फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। और इरेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अमीनो अम्ल से आया कि अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है दोस्तों? 20 है। ये आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है दोस्तों? 20 अमीनो अम्ल, याद रखिएगा। अग्नाशय के दोस्तों 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। फर्स्ट दिया गया ट्रिप्सिन एंजाइम, यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। और ये ट्रिप्सिन के बारे में इस पॉइंट को आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट है एमाइलेज। सेकंड आता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या होता है दोस्तों? ये मंड स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। लाइपेज एंजाइम जो होता है ये दोस्तों इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। अगला पॉइंट आता है लीवर, जिसको हम दोस्तों हिंदी में बोलते हैं यकृत। लीवर को क्या बोलते हैं दोस्तों? यकृत बोलते हैं। यकृत जो है दोस्तों वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। यकृत यानी कि दोस्तों लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और यकृत द्वारा ही दोस्तों पित्त रस स्रावित होता है। आंत में उपस्थित एंजाइम को क्रिया को पित्त जो होता है वो दोस्तों तीव्र कर देता है, तेज कर देता है। अगला पॉइंट, यकृत द्वारा हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। दोस्तों एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पर होता है या दोस्तों कहाँ से उत्पन्न होता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा यकृत। यकृत से दोस्तों एक हेपेरिन नामक प्रोटीन उत्पन्न होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। और शरीर के अंदर क्या करता है दोस्तों? रक्त को जमने से रोकता है। यकृत द्वारा फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। कौन सा? देखिए दोस्तों एग्जामिनर बहुत चालाक है, हमेशा देखिए आप अपने आप से, अपने मन से, अपने अंदर से प्रश्नों को बनाना सीखिएगा। प्रश्नों को यदि आप तोड़ना सीख गए ना तो एग्जामिनर के प्रश्न में आप कभी घूम नहीं पाओगे, आप तुरंत समझ जाओगे कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। देखिए दोस्तों वह कौन सा प्रोटीन है जो रक्त के थक्के को बनाने में मदद करता है, या वह कौन सा प्रोटीन है जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, या रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, तो आपको याद रखना होगा फाइब्रिनोजन प्रोटीन। कौन सा दोस्तों? फाइब्रिनोजन प्रोटीन। तो एक आप पॉइंट, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिएगा कि रक्त का थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है, तो डैश करके लिख लेंगे फाइब्रिनोजन। क्लियर? चलिए अगला पॉइंट है छोटी आंत दोस्तों 3 भागों में
विभाजित होती है। कौन कौन सी? ग्रहणी, अग्रक्षुद्रांत, क्षुद्रांत और दोस्तों ग्रहणी, अग्रक्षुद्रांत और क्षुद्रांत। ये दोस्तों छोटी आंत है जो 3 भागों में बटी हुई है। यदि हम बड़ी आंत की बात करते हैं तो ये भी दोस्तों आपके 3 भागों में विभाजित है, सीकम, बृहद्रांत और दोस्तों मलाशय यानी कि रेक्टम। मानव शरीर में जो दोस्तों डाइजेशन होता है इसका अधिकांश भाग दोस्तों छोटी आंत में होता है। एंजाइम जो होते हैं दोस्तों वो प्रोटीन होते हैं जो कि वायु उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ट्रिप्सिन एंजाइम, टॉयलिन एंजाइम और दोस्तों पेप्सिन, ये दोस्तों कैसे एंजाइम है? ये पाचक एंजाइम है जो भी हम दोस्तों भोजन ग्रहण करते हैं उनको दोस्तों पचाने में सहायक होते हैं। मनुष्य में दोस्तों 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृंतक दांत, रदनक दांत, अग्रचवर्णक और दोस्तों चवर्णक। ये 4 प्रकार के दोस्तों मनुष्य में दांत पाए जाते हैं, कृंतक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। कृंतक दांत क्या होते हैं दोस्तों? कृंतक दांत का काम क्या होता है दोस्तों? कृंतक दांत जो होते हैं वो सबसे आगे के दांत होते हैं जो भोजन को काटने का कार्य करते हैं। या आप रोटी लिए हो, ब्रेड का टुकड़ा लिए हो, जब भी आप काटेंगे उसको मुंह से तो आपके दोस्तों सबसे पहले कौन सा दांत कार्य करेगा? कृंतक, जिससे हम भोजन को काटते हैं। काटने का काम हम दोस्तों कृंतक दांतों से करते हैं। अगला आता है रदनक। रदनक नुकीले दांत होते हैं जो भोजन को फाड़ने का कार्य करते हैं। मुंह से हमने निवाला डाला और अंदर जैसे ही गया तो हम क्या करेंगे? भोजन को चबाएंगे यानी कि भोजन को फाड़ेंगे। तो भोजन को फाड़ने का काम रदनक करता है, वो दोस्तों सबसे नुकीले दांत होते हैं। अग्रचवर्णक तथा चवर्णक दांत भोजन को पीसने का कार्य करते हैं जो कि इनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है। और 20 दांत मनुष्य के जीवन में 2 बार निकलते हैं। वयस्क मनुष्यों में 32 दांत होते हैं। देखिए दोस्तों, अग्रचवर्णक और चवर्णक ये दोस्तों क्या करते हैं? भोजन को पीसने का काम करते हैं। जब हम चबाते हैं ये आपके अग्रचवर्णक और चवर्णक दांत ही होते हैं जो भोजन को चबाने का, पीसने का, महीन करने का कार्य करते हैं। ये आपके अग्रचवर्णक और चवर्णक करते हैं। कभी कभी एग्जामिनर पूछता है कि मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग क्या है? तो वो है आपके दोस्तों दांतों का इनेमल। क्या है दोस्तों? दांतों का इनेमल जो होता है वो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, सबसे मजबूत भाग होता है। एग्जामिनर पूछता है कि मनुष्य के जीवन में दांत कितनी बार निकलते हैं? तो दोस्तों 20 दांत ऐसे होते हैं जो 2 बार निकलते हैं। और एक वयस्क मनुष्य में टोटल जो दांत की संख्या होती है वो दोस्तों 32 होती है। कितनी होती है? दांतों की संख्या दोस्तों 32 होती है। यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। चलिए अगला पॉइंट आता है दोस्तों रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि दोस्तों श्वसन तंत्र के बारे में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। अब यहाँ से स्टार्ट होगा आपका श्वसन तंत्र। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में दोस्तों श्वसन करना एक बहुत ही दोस्तों महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यदि हम दोस्तों श्वसन नहीं करेंगे तो हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। श्वसन एक दोस्तों महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें दोस्तों ऊर्जा का उत्पादन होता है। अंदर ली गई वायु में नाइट्रोजन हमारा 78.09%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। और बाहर निकाली गई वायु में नाइट्रोजन यानी कि दोस्तों हम जो अंदर लेते हैं वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। और जो बाहर छोड़ते हैं वो क्या छोड़ते हैं? CO2 यानी कि दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो है हम वो छोड़ते हैं। क्लियर? या तो बात आप सभी को पता है। लेकिन जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसमें नाइट्रोजन की परसेंट मात्रा कितनी थी? 78.09। ऑक्सीजन 17% छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा 4% छोड़ते हैं। गैसों का परिवहन दोस्तों ऑक्सीजन और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना तथा फेफड़े से वापस आने की क्रिया के द्वारा होता है गैसों का परिवहन, गैसों का यातायात। क्लियर? चलिए अगला आता है ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और रक्त का जो रंग लाल होता है वो भी दोस्तों हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। गैसों का विनिमय दोस्तों कहाँ पर होता है? फेफड़ों के अंदर होता है यानी कि दोस्तों विनिमय का मतलब गैसों का परिवहन। CO2 का परिवहन कोशिकाओं में फेफड़े तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% तक ही हो पाता है। अगला है हीमोग्लोबिन के अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन प्लाज्मा, जो कि दोस्तों हमारी पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। पदार्थ की दोस्तों वैसे तो 3 अवस्थाएं ही हैं। एग्जामिनर कभी पूछे पदार्थ की तीन कितनी अवस्थाएं तो आपको बताना है 3। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। यदि एग्जामिनर पूछे कि पदार्थ की चौथी अवस्था का नाम क्या है, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, तो आप बता सकते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है दोस्तों वो पदार्थ की चौथी अवस्था है जिसके द्वारा दोस्तों 7% तथा बाइकार्बोनेट के द्वारा 70% तक होता है। क्लियर? यहाँ तक कि आप लोगों को बातें समझ में आ चुकी होंगी या ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। अगले पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों?
दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती हूँ, वीडियो का दोस्तों कंटेंट आप लोगों को समझ में आ रहा हो, हमारे पढ़ाने का तरीका, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग शेयर करिएगा। आप लोग बहुत ही दोस्तों लोगों की संख्या जो कम है, बहुत ही कम लोग दोस्तों क्लास में, एक बार आप लोग वीडियो को पहले शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में जुड़े, तभी दोस्तों क्लास को पढ़ने में आनंद आता है। जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है उसे दोस्तों अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। क्लियर? दोस्तों यहाँ पर जो आपका सिस्टम है ये दोस्तों लैग हो रहा है, जिससे दोस्तों पढ़ाने में दोस्तों थोड़ी सा प्रॉब्लम हो रही है। तो 1 मिनट आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए दोस्तों। यहाँ पर सिस्टम जो है ना दोस्तों स्क्रॉल नहीं हो रहा है, तब तक थोड़ा आप वेट कर लीजिए। चलिए, पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और उसे हम अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। अनॉक्सी श्वसन में दोस्तों को अगला पूछता है कि कौन सा एसिड पाया जाता है, तो याद रखना पाइरूविक अम्ल पाया जाता है। अनॉक्सी श्वसन में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? पाइरूविक अम्ल पाया जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि अनॉक्सी श्वसन किसकी उपस्थिति में होता है दोस्तों? ये आपकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगला पॉइंट है कोशिकीय श्वसन में होने वाली जटिल प्रक्रियाओं को दोस्तों कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी? ग्लाइकोलिसिस और आपका सेकंड है आपका क्रेब्स चक्र। पहला जानेंगे ग्लाइकोलिसिस का अध्ययन। ग्लाइकोलिसिस का अध्ययन दोस्तों सर्वप्रथम एम्बेडन मेयर हॉफ पार्सन ने किया था, इसलिए इसे ईएमपी पथ भी कहते हैं। ईएमपी यानी कि दोस्तों एम्बेडन मेयर हॉफ पार्सन। ई से आपका एम्बेडन है, एम से मेयर ऑफ और पी से पार्सन पथ भी कहते हैं। इसको अनॉक्सी श्वसन या दोस्तों शर्करा किण्वन भी कहा जाता है। इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से ऊर्जा कैसी होती है? बाहर निकलती है। अगला है क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र का अध्ययन दोस्तों सर्वप्रथम 1937 में हैंस क्रेब ने दिया था, जिनको दोस्तों क्रेब चक्र के नाम से जाना जाता है। इसको दोस्तों साइट्रिक अम्ल चक्र या दोस्तों ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र भी कहा जाता है और यह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर विशेष एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन प्रमुख यह श्वसनीय पदार्थ हैं। पहले कार्बोहाइड्रेट का श्वसन होता है, इसके बाद वसा का कार्बोहाइड्रेट एवं वसा का भंडार समाप्त होने के बाद ही प्रोटीन का श्वसन होता है। अस्थमा, श्वसनी शोथ, निमोनिया, वातस्फीति या एम्फाइस्मा व्यावसायिक श्वसन रोग श्वसन से संबंधित विकार हैं या रोग हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे हम हाइपोक्सिया कहा जाता है। दोस्तों यदि हम पहाड़ों पर जाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो दोस्तों वहाँ पर जितनी जैसी हम ऊंचाई बढ़ेगी वैसी वैसी ऑक्सीजन की मात्रा घटेगी। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उस समय दोस्तों हम कहते हैं हाइपोक्सिया, कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है। क्लियर? अगला आता है दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि दोस्तों परिसंचरण तंत्र के बारे में। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पता होगा, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। रक्त परिसंचरण के तंत्र के दोस्तों 4 भाग हैं। आपका दोस्तों पहला है हार्ट, जिसको बोलते हैं हृदय, दिल। सेकंड आपकी दोस्तों धमनी, आर्टरीज। तीसरा है वेनिस, सिराएं। चौथा है दोस्तों ब्लड, आपका खून, रुधिर। ये दोस्तों रक्त रुधिर परिसंचरण के दोस्तों 4 भाग है, हृदय, धमनी, सिराएं और रुधिर। हृदय की दोस्तों पेशीय संरचना है जो केंद्रीय पंपिंग अंग की तरह कार्य करती है, जिससे दोस्तों हम सांस लेते हैं। मनुष्य के हृदय में दोस्तों 4 कोष्ठक होते हैं, दायां अलिंद, बायां निलय और दायां निलय। निलंद और निलय, दाएं बाएं और दाएं। दायां अलिंद और बायां निलय और दायां निलय। ये राइट ऑरिकल और दोस्तों आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। याद रखिएगा, दाएं अलिंद क्या होते हैं दोस्तों? दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच त्रिवलनी कपाट होते हैं और बाएं अलिंद एवं बाएं निलय के बीच द्विवलनी कपाट होते हैं। त्रिवलनी 3 कपाट, द्विवलनी 2 कपाट। रक्त का जो माध्यम होता है वो दोस्तों हल्का सा क्षारीय होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। याद रखिएगा, रक्त का पीएच मान 7.4। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 के द्वारा रक्त का पीएच नियंत्रित होता है। रक्त प्लाज्मा और रुधिर कोशिकाएं ब्लड सेल्स से मिलकर बना होता है। जो दोस्तों रक्त का प्लाज्मा होता है वो किससे बना होता है? रुधिर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है जो रक्त का 55% भाग बनाता है, जिसमें प्लाज्मा में 90 से 92% दोस्तों जल
प्लाज्मा प्रोटीन, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, हार्मोन्स, एंजाइम, गैस, पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। रक्त प्लाज्मा का परासरण दाब नियंत्रित करती है। रक्त का थक्का जो होता है दोस्तों वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन के कारण ही बनता है। ये भी दोस्तों मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के भी लिखवाया था कि रक्त का थक्का किस प्रोटीन के कारण बनता है, फाइब्रिनोजन। रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है दोस्तों, 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी आप लोगों को। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं कि कौन कौन सी 3 जो है वो रक्त कणिकाएं होती हैं। एक होता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त का आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं। और हम लोग क्या बोलते हैं कि जब हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, और गांव देहात में क्या बोलते हैं कि प्लेटें चली गई, प्लेटें नहीं होता है दोस्तों, प्लेटलेट्स बोला जाता है उन्हें। प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो लाल रक्त कणिकाएं जिसको हम बोलते हैं आरबीसी या दोस्तों एर्थीक्रोसाइट्स, श्वेत रक्तिकाएं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन, रेड ब्लड सर्कुलेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स। रक्त प्लेटलेट्स को बोलते हैं दोस्तों थ्रोम्बोसाइट्स और ब्लड प्लेटलेट्स। एड्स वायरस जो होता है वो दोस्तों टी लिम्फोसाइट्स को नष्ट कर देता है, जिससे जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और शरीर रोगों का मुकाबला नहीं कर पाता है। आरबीसी का निर्माण दोस्तों कहाँ होता है, ये दोस्तों बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा। बोन मैरो को क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा, बोन मीन्स हड्डी। और आरबीसी का विनाश दोस्तों प्लीहा, स्प्लीन में होता है। इसका विनाश जो होता है, आरबीसी का विनाश जो होता है वो दोस्तों स्प्लीन प्लीहा में होता है। और आरबीसी का जीवन काल भी अगर हमारा पूछता है वो कितना होता है, 120 दिन तक होता है। आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है दोस्तों, 120 दिन का होता है। आरबीसी जो होती है वो 120 दिन तक जीवित रहती है, डब्ल्यूबीसी 10 से 15 दिन। और रक्त कोशिकाएं आपके डब्ल्यूबीसी आरबीसी के बनने की प्रक्रिया को हीमोपाइसिस कहा जाता है। और रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन दोस्तों हीमोग्लोबिन द्वारा ही किया जाता है, तभी तक कारण दोस्तों उसमें रक्त का रंग लाल रहता है। रक्त में आरबीसी की संख्या दोस्तों अत्यधिक बढ़ जाती है तो उसे दोस्तों पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया थैलीसीमिया रक्त में संबंधित करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वयस्कों के रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन और 100 मीटर क्यूब पाई जाती है। 12 ग्राम से कम हो जाने पर यह उपस्थित रक्ताल्पता, रक्त की कमी एनीमिया कहलाती है। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त कोशिकाओं की सबसे बड़ी होती हैं। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 10 से 13 या दोस्तों 10 से 15 दिन भी हम कह सकते हैं, 10 से 13 दिन होता है। लेकिन जबकि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का 10 से 13 दिन होता है। और डब्ल्यूबीसी के 2 प्रकार होते हैं, कणिकामय और अकणिकामय, यानी कि दोस्तों ग्रैंकुलोसाइट्स और अग्रैंकुलोसाइट्स, कणिकामय और अकणिकामय। क्लियर। अगला आता है दोस्तों न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है दोस्तों, ये जीवाणु भक्षण निर्माण में भाग लेते हैं। ये कैसे थे, जीवाणुओं के दोस्तों खा जाते हैं, भक्षण करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स है जो जीवाणु भक्षी नहीं होती है। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है, 120/80। अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, सभी एग्जामों में आ चुका है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी में पूछा जा चुका है। मनुष्य का औसत रक्तचाप 120/80। वयस्क मनुष्य में कितने लीटर खून होता है दोस्तों, ब्लड होता है, तो आपको पता होगा 5 से 6 लीटर होता है, जो सबसे ज़्यादा हष्ट पुष्ट होता है। नॉर्मली तो 4 से 5 लीटर होता ही है। यदि मनुष्य अच्छा सा खाया पिया है, अच्छी सी बॉडी है, तो आपके 5 से 6 लीटर खून उसकी बॉडी में होता है। रक्त दाब का मापा केंद्र जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा हम रक्त का माप यंत्र करते हैं। अगला आता है दोस्तों आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर की खोज दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर एवं बीनर द्वारा रिसर्च बंदर से द्वारा की गई थी। आरएच फैक्टर की खोज किस पर की गई थी, रिसर्च नामक बंदर के ऊपर। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय की धड़कन कितने बार धड़कती है, सभी को पता होगा 72 बार, लगभग 72 बार दोस्तों एक मनुष्य की हृदय जो है दोस्तों वो धड़कता है। नेक्स्ट आता है रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की मात्रा अधिक होने से ल्यूकेमिया अर्थात कैंसर हो जाता है। दोस्तों यदि हमारे शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन की मात्रा यदि अधिक हो जाती है, डब्ल्यूबीसी अधिक हमारे शरीर में फैल जाता है, बढ़ जाता है, तो दोस्तों हमें कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। क्लियर। यहाँ तक की बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। तो आज की जो क्लास हम यहीं तक रखेंगे। अगला पार्ट जब भी हमारा स्टार्ट होगा उसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। अगली क्लास दोस्तों आप लोगों की कोशिश करूंगा कि लगभग 1 से 1.5 घंटे तक आप लोगों की क्लास चले। लेकिन आज की जो क्लास है लगभग दोस्तों आपकी आधे घंटे की क्लास रहेगी। उत्सर्जन तंत्र की चर्चा जो है वो आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में होगी। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी है तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी प्यारे दोस्तों में शेयर जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी पॉइंट्स समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और आप लोगों के लिए क्लासेस दोस्तों कंटिन्यू रहेंगी। भले ही एक वीडियो आए लेकिन वीडियो ज़रूर आएगी। तो चलिए दोस्तों
और आप लोगों का जो भी आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस, चाहे यूपी पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार हमें ज़रूर सूचित करें कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी प्रेजेंट टाइम में कर रहा हूँ। तो आप लोग हमें ज़रूर बताएं, जिससे हो सकता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी कुछ बेहतर करने का प्रयास कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।